प्यारे बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने बादल राग जो कविता है आपके यहाँ उसकी व्याख्या आपने पढ़ी और अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसी बादल राग का जो अगला चरण है उसके बारे में जानेंगे। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल प्रपेज पर। बादल राग कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल को क्रांति का प्रतीक बताते हुए जो शोषित वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उसका शोषण कैसे पूंजीपति वर्ग के लोग करते हैं उसकी एक रूपरेखा और उसका एक दृश्य हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। आइए जानते हैं इसमें किस प्रकार से निराला जी ने बताया है कि ये जो पूंजीपतियों के भवन हैं वे पूंजीपतियों के भवन नहीं हैं, वे उन शोषित वर्गों का शोषण करके और उन्हीं से कैसे अर्जित किए गए धन से बनाए हुए ये मकान हैं जो कि आतंक भवन के समान हैं। आइए और कुछ क्या कहा है निराला जी ने उसको हम जानते हैं, एक एक करके शब्दों का अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या भी जानेंगे और इसके साथ साथ ये भी बताते चले आपको निराला जी छायावाद जो युग रहा है, छायावादी कवि हैं, तो छायावादी कवियों की विशेषता ये जो प्रतीकार्थक रूप में कविता लिखते हैं। इसका मतलब जो उन्होंने लिखा है उसका अर्थ वो हूबहू नहीं है, उसके साथ साथ उसका दूसरा अर्थ भी है और उसका आपने एक छोटा सा जो चित्रण है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा है और अच्छे से यहाँ देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं पाठ। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं निराला जी के बारे में। उनका जो जन्म है वो निराला जी का जो जन्म है वह 1899 में हुआ और बंगाल के मेदिनीपुर जिले में एक महिषादल है जगह, वहां पर। ठीक, उनकी जो प्रमुख रचना है अनामिका, अनामिका 6 भाग में है और उसका जो 6वां भाग है वही हम यहाँ पढ़ने चल रहे हैं। इसके पहले भी आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो पढ़ा वो अनामिका का ही 6वां भाग है। ठीक, उनकी मृत्यु जो 1961 में हुई है। आइए पाठ को शुरू करते हैं, व्याख्या जानते हैं पाठ की। अट्टालिका नहीं रे, यहाँ पर जो निराला जी हैं वो बता रहे हैं अट्टालिका का मतलब होता है ऊंची इमारत, ना ऊंची इमारत, भवन, ठीक, मकान, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ये अट्टालिका नहीं है, ये महल नहीं है पूंजीपतियों का, आतंक भवन है। आतंक भवन इसलिए कहा क्योंकि पूंजीपतियों ने निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करके ही इस महल को खड़ा किया है और ये उनके अपने कमाई का महल नहीं है, इसमें उन निम्न वर्ग के लोगों के दुखों की जो आहट है वो सुनाई पड़ती है, इसीलिए ये महल ना होकर के ये आतंक भवन है। और उसके बाद आगे की बात कहते हैं, अब ये निम्न वर्ग के लोगों की बात बता रहे हैं। क्या? सदा पंख पर ही होता, पंख का मतलब क्या होता है? कीचड़, ठीक, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, विप्लव का मतलब होता है उपद्रव, ना उपद्रव, ठीक, और प्लावन का मतलब होता है बाढ़, ठीक। ये कह रहे हैं कि सदा कीचड़ पर ही, जब भी आप मूसलाधार बारिश, इसके पहले आप मूसलाधार बारिश के बारे में जान चुके हैं, उसी का आगे का क्रम है ये कि जब मूसलाधार बारिश होती है तो बारिश होने पर सदैव जो बाढ़ आती है, जो बाढ़ का पानी होता है वो सदैव कीचड़ को ही पहले प्रभावित करता है। और यहाँ कीचड़ कौन है? दबा कुचला, कीचड़ का रूप कैसा होता है? जो दबा होता है, कुचल दिया जाता है। यहाँ पर दबा और कुचला हुआ कौन है? निम्न वर्ग है। तो अब दुविधा हो रही होगी आपको, वो भी क्लियर करता हूं। एक तरफ तो बादल को क्रांति का प्रतीक बता रहे हैं, दूसरी तरफ जब बादल बारिश हो रही है मतलब क्रांति के द्वारा जो नई चेतना जन्म ले रही है, मूसलाधार बारिश हुई, उससे कीचड़ ही प्रभावित हुआ। इसका मतलब उससे कीचड़ रूपी निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो प्रभावित हुए। एक प्रकार से ये तो जो क्रांति है वही उनका शोषण कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, समझाऊंगा। यहाँ जो क्रांति रूपी बादल हैं जब वो बरसते हैं
तो जो दबे कुचले जो कीचड़ है उसको पहले प्रभावित करता है बाढ़ का पानी, पहले उसी पर पानी पड़ता है और उसी को बहा ले जाता है। इसका मतलब जब क्रांति आती है तो क्रांति आने के बाद जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं पहले वही पीसे जाते हैं। कैसे पीसे जाते हैं? उन्हें यातनाएं सहते हैं। क्रांति में शामिल होते ही जो उनको यातनाएं दी जाती हैं, प्रताड़ित किया जाता है, उनको रोकने के लिए, उस क्रांति को दबाने के लिए उसमें शामिल लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जेल में भरा जाता है, मारा जाता है। ये सब यातनाएं कौन सहता है? निम्न वर्ग के लोग सहते हैं। और निम्न वर्ग कौन है? यहाँ कीचड़ है। इसका मतलब जब बारिश होती है तो पहले कीचड़ ही उसमें आता है, उसी पर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन बाद में इसी को फायदा पहुंचता है। वो वाली बात आगे पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ इसके बाद देखिए, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से, क्षुद्र का मतलब होता है जो, ध्यान रखेंगे, जिसकी गणना ना करे, मतलब बहुत तुच्छ जिसको हम कहें, छोटा रोग। तो यहाँ क्षुद्र प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का मतलब प्रसन्न, जलज से, और जलज का मतलब कमल। ध्यान से, अब यहाँ पर जलज की बात हो जा रही है, कमल की बात कर रहे हैं कवि महोदय। वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कमल जो होता है, कीचड़ को तो पानी बहा ले गया, लेकिन दबा कीचड़ के बहने के बाद जो कमल होता है, कमल पानी में ही रहता है, पानी के अंदर रहते हुए भी वो एक छोटे रूप में रहता है, वो बहुत छोटा होता है। तुच्छ नहीं कहेंगे हम, छोटा कहेंगे, नगण्य कहेंगे, मतलब प्रभावहीन कहेंगे, लेकिन वह क्या होता है? सदा छलकता नीर, वो प्रफुल्लित रहता है कमल, और उस पर हमेशा पानी की बूंदें गिरती रहती हैं, और पानी की बूंदें गिरने के बावजूद वो कमल खिलखिलाता रहता है। वो पानी में रहते हुए भी, पानी की बूंदें गिरते हुए भी, पानी की बूंदें उसको डुबो नहीं पाती हैं, पानी उसको अपने आप में डुबा नहीं पाता है। यहाँ पर भी प्रतीकार्थक आया। इसका मतलब जो कमल के समान छोटे तबके के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको भरसक कोई दबाने का प्रयास करे, दुख रूपी जो समय आता है, जिस प्रकार पानी का छींटा पड़ता है, वैसे ही बीच बीच में दुख भी उनको परेशान करते हैं, लेकिन तब भी वह विचलित नहीं होते हैं, वह और खिलखिलाते हैं, क्योंकि वे छोटे हैं और वह ये मान लेते हैं जिस प्रकार से पानी की बूंदें कमल के पत्ते से गिर करके फिसल जाती हैं और कमल खिलखिलाता रहता है, वैसे ही जो दुख रूपी छींटे हैं वे जब छोटे लोगों के ऊपर पड़ते हैं, वे मान चुके होते हैं कि इनका आना जाना लगा रहेगा, वे उससे भयभीत नहीं होते हैं। भयभीत कौन होता है? भयभीत तो पूंजीपति होते हैं, जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं, वे होते हैं, ठीक। आगे, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। देखिए, अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कमल पानी के अंदर रहते हुए खिलता है, ठीक वैसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई रोग हो जाए, मतलब शारीरिक पीड़ा पहुंचे, कोई शोक हो जाए, मतलब कोई दुख के क्षण आ जाए, लेकिन तब भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। वे कैसे होते हैं? वे मुस्कुराते रहते हैं। यहाँ विरोधाभास अलंकार है, ठीक है ना। कोई कठिन परिस्थिति में मुस्कुराता नहीं है, कोई दुख से पीड़ित होने पर खुश नहीं होता है, लेकिन यहाँ विरोधाभास अलंकार इसलिए अलंकार है, इसलिए प्रयोग किया गया है, जिससे कि बातों को थोड़ा सा बताया जा सके कि हर परिस्थिति में भी खुश रहने का हुनर निम्न वर्ग के पास होता है। वे मान चुके होते हैं कि ये आया है तो ये भी जाएगा, ये स्थिर नहीं है। हाँ, जो पूंजीपति हैं वे थोड़े देर के लिए भयभीत हो जाते हैं। कैसे होते हैं? नीचे है, आगे कह रहे हैं, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद पूंजीपति जो वर्ग है उनकी बात की जा रही है कि जो उनका, रुद्ध का मतलब रुका हुआ, रुकावट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया होगा कहीं, देखिए, रुका हुआ, ठीक। जो रुका हुआ, कोश मतलब भंडार, जो उनका रुका हुआ भंडार है ना, किसका भंडार? पूंजीपतियों का। और क्षुब्ध तोष है, क्षुब्ध का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्रुद्ध, चिंतित, भयभीत। तो जो ये क्रुद्ध, तोष, तोष का मतलब शांति होती है। तो यहाँ पर जो छोटे वर्ग के लोगों की शांति है और जो बड़े वर्ग के लोगों के बीच में रुकावट है भंडार का, वे आपस में टकराते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो पूंजीपति है, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, उनके
जो धन संचय में रुकावट आ रही है, वो रुकावट क्या है? फिर प्रतीकार्थक आया। क्या? जो रुकावट आ रही है वो रुकावट क्या है? क्षुब्ध तोष है। और ये क्षुब्ध तोष किसका है? निम्न वर्ग के लोगों का है। ठीक है ना? ये जो क्षुब्ध तोष है, जो शांति की ज्वाला भटक रही है ना, जो शांति की ज्वाला उन निम्न वर्ग के लोगों में भटक रही है, शांति थी वो अब गायब हो रही है, उनके अंदर क्रांति की ज्वाला भटक रही है। क्रांति ने उनको सचेत कर दिया है, और सचेत करने की वजह से उनका जो भंडार है उसमें रुकावट आना तय है। इसका मतलब जो पूंजीपति है, अब उनके लिए कठिन समय आने वाला है। आगे लिखे हैं फिर से पूंजीपति वर्ग के लोगों के लिए क्या? अंगना। अंगना जो होता है, अंगना का मतलब होता है सुंदर स्त्री से। ठीक है ना? सुंदर युवती। अंदर अंगना का मतलब सुंदर युवती, और अंगना आपके यहाँ आंगन जो होता है, लेकिन यहाँ पर अंगना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो यही होता है। और अंग का मतलब शरीर। अंगना अंग से लिपटे भी आतक अंक पर कांप रहे हैं। अंक का मतलब होता है गोद। अभी पूंजीपति वर्ग के लोगों के लिए कह रहे हैं कवि महोदय कि जो भोग, देखिए, अंगना अंग से, सुंदर युवती से लिपटे रहने का मतलब सुंदर युवती के शरीर, इसका मतलब ये हुआ भोग विलासिता का जीवन जीने वाले, जो शोषित वर्ग का शोषण करने वाले, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, वे क्या हैं? वे आतक अंक पर अब कांप रहे हैं। वे जब क्रांति की ज्वाला भड़क उठती है और क्रांति रूपी बादल जब मूसलाधार बारिश करता है, इसका मतलब लोगों के मन में एक रोष उत्पन्न होता है, और उस रोष के प्रभाव से, अब उसके डर से, आतंक मतलब डर, उसके डर से उसके गोद में, अंक मतलब गोद होता है, इसका मतलब अब आतंक के गोद में बैठने का मतलब डर जाना। ठीक है ना? ध्यान से समझने ये बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूंजीपति वर्ग है, भोग विलासिता का जीवन अपने महल में व्यतीत करते हुए भी अब क्रांति रूपी जो रोष है उससे भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? कैसे? धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। इसका मतलब जो क्रांति रूपी बादल है, उसकी गर्जना से जो धनवान व्यक्ति है, जो पूंजीपति है, जो भोग विलासिता का जीवन अपने महल में बिता रहा है, वो क्या कर रहा है? अब वह त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। उनकी आंखें देख करके ना परेशान हो गई हैं, और वे अपने मुख को छिपा रहे हैं, वे बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब उन्हें पता चल चुका है कि अब क्रांति जो है वह बड़ा रूप ले रही है, अब उनकी विदाई तय है। अब जो निम्न वर्ग के लोग हैं ये कैसे हो रहे हैं? अब जागृत हो रहे हैं, अब जागरूक हो रहे हैं। अब वो समय नहीं रहा कि उनका शोषण किया जा सके। और कौन है? बादल। बादल जब बारिश करेगा तो धरती पर हरियाली आ जाएगी, अकाल रूपी जो शोषण करने वाला है वो दूर हो जाएगा। ठीक है ना? प्रतीकार्थक भी समझिए, जो शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो भी समझिए, आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आया? यहां पर प्रतीक के रूप में आएगा। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आतंक भवन सदा पंख पर ही होता, जल विप्लव प्लावन, इसमें जो पंख है वो किसका प्रतीक है? तो पंख कौन होगा? पंख मतलब कीचड़, दबा कुचला। तो दबा कुचला कौन होता है? जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वे होते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? ये तो ये इसकी व्याख्या भी हमने आपको बताया। जब इसको हम एक बार में बताएंगे तो इसकी जो व्याख्या होगी वो क्या होगी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बता रहे हैं कि जो पूंजीपतियों के भवन है वो भवन नहीं है, वो आतंक भवन है, डर के भवन है, क्योंकि उन्होंने इसका निर्माण निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करके किया है। इसमें कभी भी खुशहाली नहीं हो सकती, इसमें आनंद नहीं आ सकता। ये केवल और केवल डर के लिए है, इससे केवल डर ही लगता है, लोग देख करके डर जाते हैं। ये बातें बताते हुए कवि महोदय बताते हैं कि जिस प्रकार से बारिश होने पर सबसे पहले बाढ़ का पानी कीचड़ को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार से क्रांति आने पर सबसे पहले समाज का जो शोषित वर्ग होता है, जो निम्न वर्ग होता है, वो प्रभावित होता है। अर्थात सबसे पहले क्रांति में भाग लेने पर उसे ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं, उसे ही दुख सहने पड़ते हैं, बाद में फिर उसका फल उसको मिलता है। ऐसे
जिस ठीक वैसे ही दूसरा उदाहरण फिर देते हैं कि जिस प्रकार कमल जो है जल में रहते हुए, जल के अंदर रहते हुए भी जल की बूंदें उसे डुबा नहीं पाती हैं, उसके पत्तों पर जल के छींटे पड़ते रहते हैं फिर भी वह ऊपर आता रहता है, ठीक वैसे ही निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनके ऊपर दुख रूपी जो पानी के छींटे वे पड़ते हैं, लेकिन वे अपनी स्थिति से भयभीत नहीं, उस स्थिति से भयभीत नहीं होते हैं, वे पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि वे और खिलखिला उठते हैं, वे और आगे बढ़ते हैं। वे ठीक वैसे ही हैं, कौन? निम्न वर्ग के लोग। जिस प्रकार से जो छोटा बालक होता है, बचपन का जो समय होता है, उसके लिए बचपन में ना तो रोग की बारे में रोग की पीड़ा होती है, ना दुख के क्षण के बारे में भान होता है, ना उसका एहसास होता है, ठीक वैसे ही जो उस समय दोनों स्थिति में, देखिए एहसास ना होने का मतलब सुख और दुख दोनों, पीड़ा में भी एक जैसा ही रहना, सुख के समान ही रहना, ठीक वैसे निम्न वर्ग के लोग हैं, क्योंकि वे मान चुके होते हैं कि ये समय बस आया है, ये आएगा फिर चला जाएगा। इसके बाद आगे कवि बताते हैं कि जैसे जो रोग का शरीर देख करके बचपन में उनको कोई आभास नहीं होता, दर्द के बारे में नहीं पता चलता है, ये सब क्रांति की बातें। इसके बाद आगे बताते हैं, क्रांति के बारे में बताते हुए कवि महोदय का कहना है कि जब क्रांति आने वाली होती है तो क्रांति की वजह से जो लोगों के मन में जागरूकता आती है, लोग उस जागरूक हो जाते हैं, तो जो पूंजीपति होता है उसके धन के भंडारण करने में रुकावट आती है और वे चिंतित होते हैं, भयभीत होते हैं, क्योंकि जो निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है वो जाग उठा होता है। बातें बहुत बड़ी हो रही हैं, लेकिन तब भी ये सब है बेटा इसमें। इसके बाद आगे बताते हैं कि जो भोग विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहा है अपने महल में, वो इस क्रांति की बात से भयभीत हो जाता है, डर जाता है, बादल रूपी क्रांति की गर्जन सुनकर के कांप उठता है और फिर अपने मुख को और स्वयं को छिपाता हुआ फिरता रहता है, सुरक्षा के दृष्टि से खुद को छिपाने का प्रयास करता है। ये इसकी व्याख्या हुई। ठीक, काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो काव्य सौंदर्य में जो है ये मुक्तक छंद में कविता लिखी गई है, भाषा सरल और समझने योग्य है। इसका ये शिल्प सौंदर्य में बता रहा हूं आपको। ठीक, और आतंक भवन में रूपक अलंकार है, इसको भी आप बताएंगे। इसके बाद ये जो रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, इसमें विरोधाभास अलंकार है। प्रतीक की बात कर लेते हैं, आप बताएंगे कि पंख जो है यहाँ शोषित वर्ग का प्रतीक है, और ये हाँ पंख जो है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है। और ये जो कमल कहाँ गया भाई, ये जलज, ये जो जलज है, ये जो शोषित वर्ग के लोग हैं, कैसे वे दुख और सुख में एक समान रहते हैं, यहाँ उसका प्रतीक है। पानी जो है वो दुख रूपी छींटे का प्रतीक है। इसके बाद आप बात करते हैं बिंब की। जब हम बिंब की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अट्टालिका नहीं आतंक भवन। आतंक भवन क्या है, ये देखा जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, ये जो ये वज्र गर्जन है, तो वज्र गर्जन से बादल, तो वज्र रूपी गर्जना जो होती है ये सुनाई पड़ती है। इसकी यहाँ पर भी, यहाँ पर श्रव्य बिंब है। ठीक, ये तो बिंब की बात हुई, ठीक है ना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये काव्य सौंदर्य की बात, शिल्प सौंदर्य समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया उसका जो लिखित रूप है वो आपके सामने ला देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हुआ इसका ये, ठीक है ना, लिखित रूप, उसकी जो व्याख्या हुई। जहां कहीं भी आपको समस्या होगी बताइएगा, ठीक। ये भाव सौंदर्य हुआ और ये शिल्प सौंदर्य हुआ। देखिए अट्टालिका जो है ये धनवान एवं शोषक वर्ग का प्रतीक है, भूल गए थे हम। पंख जो कीचड़ है ये गरीब और निम्न वर्ग का प्रतीक है। जल विप्लव प्लवन जो क्रांति और परिवर्तन का प्रतीक है। और ध्यान दीजिएगा कमल विपरीत परिस्थितियों में भी जीवंत रहने वाले सामान्य जन का प्रतीक है। ठीक, ये आपका जो काव्य सौंदर्य वाला पार्ट है ये पूरा हुआ। ठीक, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसके लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाली जो कुछ पंक्तियां बच रही हैं उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा, पार्ट 4 भी इसका आएगा, ठीक है ना। आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।